नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, हिमाचल में कई क्षेत्रों में आज मौसम खराब बना हुआ है। गर्मियों के सीज़न में इस तरह की बारिश का फ़ायदा भी है क्योंकि गर्मी उतनी नहीं सताती, लेकिन इसके कारण और असर भी पड़ रहा है। और आज सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के देहरा से शिमला वापस आना था क्योंकि सुबह पर्यावरण विभाग का एक कार्यक्रम है जिसके लिए अर्ली मॉर्निंग एक 8 बजे के आसपास जो हरी झंडी दिखाकर एक रवाना करनी है यात्रा जैसी, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर सुबह देरी हुई फिर तो उस आधार पर कार्यक्रम ये बदलना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो मामले हैं उनको लेकर बात करेंगे। हिमाचल सरकार ने, कल भी हमने आपको इसका हिंट किया था, आज शिक्षा विभाग में ट्रांसफर्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। ये ऑर्डर केवल एजुकेशन के लिए है। इसके इम्पैक्ट क्या हैं, जिनके डीओ अभी पाइपलाइन में हैं उनका क्या होगा, और बाकी सारे मामलों में इसका असर बाकी विभागों में क्या रहने वाला है, वो भी आज इस पे बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे मुख्यमंत्री के देहरा दौरे की, जहां देहरा में जो उद्घाटन शिलान्यास के अलावा उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिए हैं समितियों को या गांवों को या पंचायतों को, और ये अवार्ड 1 लाख से मैक्सिमम अवार्ड 1 लाख रुपए का है। और ये इस अवार्ड की खासियत क्या है वो भी हम इस बुलेटिन में आपके साथ साझा करेंगे। अस्पतालों में अब पर्ची के 10 रुपये लगेंगे, और जो फ्री टेस्ट और एक्सरे है उसको लेकर जो ऑर्डर एक हुआ था उसको वापस ले लिया है सरकार ने। शिमला में उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, पूरा शेड्यूल आपको बताएंगे। हिमकेयर में 43 करोड़ जारी हो गए हैं। हालांकि इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन किस किस को ये मिले वो साथ में जानकारी देंगे। कैबिनेट में अब कोर्ट के फैसले जाएंगे, वो वाले फैसले जिनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज़्यादा हो। ये भी एक नया निर्णय है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को इसके बारे में चिट्ठी लिखी है, तो वो आपको जानकारी देंगे। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का शेड्यूल तय कर दिया है, और हिमाचल में ये जनगणना कब से शुरू हो रही है ये भी आपको बताएंगे। बीआरसीसी की भर्ती फंस गई है, ड्राइंग मास्टर को भी अभी इंतज़ार करना होगा। ये दोनों मामले क्या हैं, स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन की बात करेंगे। एचआरटीसी को नई वॉल्वो कब मिलने वाली है, ये भी एक बड़ी अपडेट आज की है क्योंकि पूरा फ्लीट इनका नया हो रहा है एचआरटीसी का। और एचआरटीसी की वॉल्वो का जो क्रेडिबिलिटी है या इसकी जो सर्विस है उसको लेकर पड़ोसी राज्यों में भी हमें सवारियां मिलती हैं, और इस कारण इस फ्लीट को दिल्ली के हिसाब से ठीक रखना, मतलब BS6 के मुताबिक रखना ज़रूरी है। इसकी जानकारी आगे देंगे। सेब सीज़न की तैयारी से लेकर किस विभाग में IAS अब डायरेक्टर नहीं होगा, ये भी अपडेट आज की है, और महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि ये फाइल जो है वो राज्य सरकार को पहुंच गई है कोर्ट के फैसले के बाद। HPUVC नए लगे हैं और उन्होंने एक पहला ऑर्डर जारी किया है। इस पहले ऑर्डर की जानकारी भी आपको देना ज़रूरी है क्योंकि इस ऑर्डर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर मौसम को लेकर बात करेंगे, और मौसम को लेकर जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया था कि जो येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, आज का दिन बारिश चल रही है शिमला में, अभी मैं बुलेटिन कर रहा हूँ तब भी बारिश लगी हुई है, और जो कई जिलों में इस वक्त बारिश हो रही है। लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, येलो अलर्ट सिर्फ कल तक के लिए है। कल मौसम खुल जाएगा, उसके बाद जो ड्राई स्पेल शुरू होगा, इसमें मैदानी जिलों में जो गर्मी है वो आपको सताएगी क्योंकि गर्मी का असर इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट आज सिर्फ मौसम की है। मौसम की अपडेट के बाद जो एक इम्पैक्ट इसका हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, वो इम्पैक्ट ये है कि मुख्यमंत्री ने आज वापस शिमला आना था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर उड़ान भर नहीं पाया क्योंकि शिमला और देहरा दोनों जगह जो मौसम है वो ख़राब हो गया था। अब कल सुबह की कोशिश होगी क्योंकि पर्यावरण विभाग का एक कार्यक्रम है कल रखा हुआ, उसके 1-2 कार्यक्रम एक साथ पूरे दिन में हैं। अगली बात करेंगे HPUVC के पहले ऑर्डर की। देखिए, डॉक्टर महावीर सिंह को नया कुलपति बनाया गया है। पिछले कल वो राज्यपाल से मिले, आज वो देहरा जाके मुख्यमंत्री से मिले हैं, और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, चाहे वो भवनों के हैं चाहे बाकी हैं, उनको कंप्लीट किया जाए पहले जल्दी, फिर अगले कामों पर काम किया जाए, ये डायरेक्शन दी है। लेकिन नए वीसी ने एक पहला ऑर्डर जारी किया है,
और ये ऑर्डर जो है सर्कुलर जारी किया गया है सारे विश्वविद्यालय के सभी विभागों को। यूनिवर्सिटी कैंपस में ये किस किस को जारी हुआ है, ये ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स, सेंटर्स एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। और इसमें ये कहा गया है कि आप जिस भी गेस्ट को, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, वीआईपी, हायर डिग्निटरीज को बुलाएं, तो ये जो फाइनल जब हो जाए तो इसकी जो प्रायर परमिशन है वो अथॉरिटी से ली जाए। मतलब वाइस चांसलर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम इस जो गेस्ट है उसको बुला रहे हैं। तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वीसी से कि यूनिवर्सिटी में हो रहे कार्यक्रमों में किसको बुलाया जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ये पहला ऑर्डर है इसलिए इसकी जानकारी हमने दी। कृषि विभाग में अब आईएएस डायरेक्टर नहीं होगा, कोर्ट ने इस बारे में ऑर्डर जारी कर रखे थे। अब कार्मिक विभाग में हाई कोर्ट का आदेश पहुंच गया है। विभागीय प्रमोशन से जो पद देने के निर्देश हैं, मतलब जो विभाग के भीतर का सीनियरिटी का सिस्टम होगा उसी हिसाब से जो कृषि विभाग में जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर आगे बनते हैं उनमें से ही डायरेक्टर बनेगा। और ये व्यवस्था जो जैसे कि और भी कई डिपार्टमेंट्स में है ऑलरेडी, तो ये कृषि विभाग में भी शुरू होने जा रही है। सेब सीज़न की तैयारी को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि जो 12 जून को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक बुलाई है। 10 जून को इन्होंने मुख्यमंत्री के साथ शिपकिला जाना है, जो बॉर्डर पर, जहां बॉर्डर टूरिज्म को शुरू करने को लेकर एक प्रक्रिया शुरू होगी। और 12 जून को ये बैठक होगी सेब सीज़न को लेकर, क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन को शुरू किए हुए पिछले साल पहला साल था, इस बार दूसरा साल है। जो पहले साल में सीखा है डिपार्टमेंट ने उसको दूसरे साल में करेक्ट किया जाएगा और सुधार भी कई होंगे और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ खामियों पर चर्चा होगी, फिर फैसला लिया जाएगा और अगले सीज़न को लेकर ये सारी बातें इसमें होनी है। अब बात करते हैं एचआरटीसी की नए वॉल्वो के फ्लीट की। देखिए एचआरटीसी 24 नई वॉल्वो बसें खरीद रहा है। बेंगलुरु में ये बसें बन रही हैं, लगभग बन के तैयार हैं। एचआरटीसी ने अपनी टीम भेज दी है। तकनीकी अधिकारी वहां जाकर एक रिपोर्ट देंगे, एचआरटीसी को रिपोर्ट आएगी और उसके बाद वॉल्वो एचआरटीसी को बसें डिलीवर करना शुरू कर देगा। जैसे ही बसें आएंगी उसके बाद इनका ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम आउट ऑफ हिमाचल जाती हैं और BS6 ये बसें हैं, भारत स्टेज 6, जो पर्यावरण मानकों के हिसाब से दिल्ली के लिए ज़रूरत है। इससे पहले कुछ बसें पुरानी होने के कारण हटानी पड़ी थी और कुछ बसें इसलिए हटानी पड़ी थी एचआरटीसी को क्योंकि वो BS6 वाला फॉर्मूला पूरा नहीं करती थी। और ये आने के बाद एचआरटीसी के बेड़े को आधुनिक किया जा सकेगा और बड़ी जल्दी इनकी जो सप्लाई है वो शुरू भी होने वाली है। अब बात करेंगे स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन की। देखिए बार बार लोग इस बारे में सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन अब विभाग ने एक चिट्ठी जारी की है कि जो इसके बारे में 9 जून 2025 तक स्पेशल मैसेंजर से उन हेडमास्टर्स की ACR भेजी जाए जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं कराई है। एजुकेशन के जो स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे ये चिट्ठी है, आज की ही चिट्ठी जारी हुई है और इसमें ये कहा गया है कि अब जब तक ये नहीं मिलेंगे तब तक इस लिस्ट को आगे नहीं किया जा सकेगा और इसीलिए इसको जल्दी भिजवाएं ताकि जो स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन है उस पर फाइनल फैसला लिया जा सके। तो ये जो प्रिंसिपल प्रमोशन है इस वजह से अटकी हुई है क्योंकि डाटा पूरा नहीं है और ये डाटा जल्दी चाहिए। अगली बात है BRCC भर्ती और ड्राइंग मास्टर भर्ती को लेकर। पहले आपको ड्राइंग मास्टर की बात बता दें और ड्राइंग मास्टर को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक चिट्ठी लिखी है सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को, सभी जिलों के लिए, और उसमें ये कहा है कि एक केस है CWP नंबर 6762/2025 टाइटल्ड एज जितेंद्र वर्मा एंड अदर्स बनाम HP गवर्नमेंट। इसमें जो है ये राज्य चयन आयोग को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। जो ड्राइंग मास्टर पोस्ट को 980 के रिजल्ट निकले हैं और उसमें एप्लीकेशन इज देयरफॉर डिस्पोज्ड ऑफ, हाउएवर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द petitioners on considering the case, on filing the reply and completion of pleadings, it is ordered that appointments made to post code 980 shall be abide by the final outcome of the writ petition। मतलब ये फाइनल नहीं है, प्रक्रिया को आप जारी रख सकते हैं लेकिन फाइनल आउटकम से ये प्रभावित रहेंगी। तो इसके बाद यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू ओबे द डायरेक्शन इश्यूज बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट with the remarks to ensure that the recruitment process for drawing masters under
पोस्ट कोड 980 इज ब्रॉट टू कंफर्मिटी विद द ऑर्डर्स पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सेंड प्रपोजल फॉर फर्दर पोस्टिंग टू दिस ऑफिस इमीडिएटली। मतलब डिप्टी डायरेक्टर्स ने ये आगे प्रक्रिया पूरी करनी है जो डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्टरेट को ये मामला भेजा जाएगा, फिर डायरेक्टरेट कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इसमें निर्णय लेगा। मतलब ड्राइंग मास्टर्स में भी इमीडिएट जो अपॉइंटमेंट है वो अभी नहीं मिलने वाली। ओवरऑल इस लेटर से ऐसा ही लग रहा है। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के अभी इंटरव्यू चल रहे थे, क्योंकि जो रिटन टेस्ट हैं वो हो गए थे, उसमें टीचर्स के नंबर कम थे, इसलिए नंबर को कम किया गया। 282 पोस्ट नई पॉलिसी के तहत भर रहे थे। 282 में से 50% दी गई थी जेबीटी को, बाकी 50% में से 25% दी गई थी टीजीटी और लेक्चरर्स को। लेकिन अब जेबीटी इसमें कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट में ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में 10 जुलाई को सुनवाई होगी और सुनवाई से पहले ये कहा है कि सिलेक्शन प्रक्रिया विभाग जारी रख सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं होगा इस कोर्ट को पूछे बगैर। तो जब कोर्ट को पूछ के करना है तो बीआरसीसी के मामले में भी अभी इंतजार करना होगा, और ये इंतजार कितना लंबा होगा अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समग्र शिक्षा की तरफ से क्या रणनीति है अभी हमारे सामने है नहीं। जब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो आपको बताएंगे कि उसमें क्या होने जा रहा है, तो ये एक अलग मैटर उसमें हो जाएगा। जातीय जनगणना की अगर मैं बात करूं तो ये मामला अपने आप में सूचना के लिए महत्वपूर्ण है, और भारत सरकार ने जो शेड्यूल दिया है, जातीय जनगणना के साथ साथ जनगणना 2027 दो चरणों में करवाई जाएगी। जनगणना 2027 के लिए 1 मार्च 2027 से ये शुरू होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की असमकालीन बर्फीले क्षेत्रों के संदर्भ में अक्टूबर 2026 से ये जनगणना शुरू होने जा रही है। ये फर्क है अब दोनों में। अगर जनगणना अक्टूबर 2026 से पहले शुरू होने जा रही है तो इसका मतलब ये कि अब जो बाउंड्रीज हैं वो फ्रीज हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होती हैं, ये बाउंड्रीज तहसील ब्लॉक से लेकर पंचायत तक होती है, और जो पंचायत चुनाव का परिसीमन है अब इससे प्रभावित होगा या नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि शेड्यूल आ गया है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वो इसी तरह से अब आगे चलेगी। सूचना के लिहाज से ये ज़रूरी था आपके साथ साझा करना, क्योंकि जनगणना को इंतज़ार पहले कोरोना ने रोक दिया, उसके बाद से जो ये जनगणना हो ही नहीं रही है, और इसी कारण ये सूचना आपको देना ज़रूरी था। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिया है। कोर्ट से आने वाले उन फैसलों को लेकर, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले उन फैसलों को लेकर जिनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज़्यादा है। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये कहा है कि जो कोर्ट डायरेक्शन के बाद जो एक्सपेंडिचर है वो जो है चार्ज्ड प्रोविज़न जो है उसके वो आर्टिकल 202(3) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत होते हैं, और उसको वोटेड प्रोविज़न से नहीं दिया जा सकता। टेक्निकल टर्म है ये, लेकिन इसका बड़ी बात इसमें यह है कि अगर कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कोर्ट के ऑर्डर के कारण आती है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज एक्सपेंडिचर से दिया जाएगा। मतलब यदि जेबीटी के लिए कोई ऐसा ऑर्डर आता है जिसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है तो वो जेबीटी के सैलरी हेड में जो पैसा है उसी से वो जाएगा, उससे एक्स्ट्रा मनी कहीं और से नहीं निकाल के उसमें दिया जाएगा। लेकिन जो अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं, पैसा नहीं है कोर्ट ऑर्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसके बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं विल प्लेस द मैटर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फंड्स बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वेयर ह्यूज recurring liabilities are involved and there is a possibility of adverse impact on state resources। जहां पे इम्पैक्ट ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा है कोर्ट ऑर्डर की, वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने ये मैटर प्लेस किया जाएगा। अगर वो स्टेट के रिसोर्सेज को इम्पैक्ट कर रहा है तो फिर कैबिनेट जो फैसला लेगी वो फाइनल होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के किसी हेड में पैसा है तो वहां से लेके उसमें दे दिया जाए, उसमें अलग से कैबिनेट निर्णय लेगी। ये बड़ा चेंज है सरकार की जो डिसीजन मेकिंग में, और जो आने वाले दिनों में जो डिसीजन भी होंगे खासकर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के वो इससे प्रभावित भी रहेंगे।
अगली बात है हिम केयर में पैसे मिलने की। देखिए हिम केयर में 43.19 करोड़ जारी हुआ है और ये चिट्ठी आज जारी हो गई है। इसमें जो आईजीएमसी और टांडा को 15-15 करोड़ है और पीजीआई को 13.19 करोड़ मिले हैं। ये आज जो चिट्ठी है ये सेक्रेटरी हेल्थ ने लिखी है आगे डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने आगे जो स्वास्थ्य बीमा योजना के सीईओ हैं उनको अब आगे देनी है और ये फिर ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। हमने इससे पहले भी आपको इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इसको पूरी करने में, औपचारिकताएं पूरी करने में टाइम लग गया। वैसे भी सरकार ने जो अभी लोन लिया था इस महीने के लिए वो आज 4 तारीख को खाते में आना है 800 करोड़, और उसके बाद कुछ पेमेंट्स को लेकर आगे रेगुलेशन आगे चलेगा, वो भुगतान होगा भी। और लेकिन ये तो चलो हो गया जो हिम केयर वाली पार्ट है। दूसरा पार्ट इसमें अभी जो पेंडिंग बचा है वो है डायलिसिस वाला। करीब 1.5 साल से इनका भुगतान नहीं हो रहा और इसमें आयुष्मान और हिम केयर दोनों में डायलिसिस प्राइवेट सेंटर्स में हो रहे हैं। राज्य सरकार ने खुद ऑथराइज किया हुआ है। प्राइवेट में हिम केयर की सर्जरीज बंद हैं लेकिन डायलिसिस ऑथराइज है और 1500 पर पेशेंट पर डायलिसिस इसमें सरकार भुगतान करती है, लेकिन 1.5 साल से भुगतान नहीं हुआ है। ये लोग आज भी सचिवालय में हमें मिले थे और स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढ रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आज उन्हें नहीं मिले। फिर ये गवर्नर हाउस गए, वहाँ गवर्नर हाउस राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है। तो ये जो मामला है वो डायलिसिस का भी है। मुझे लगता है कि सरकार जल्दी ही हिम केयर में जिस तरह से ये पार्शियल पेमेंट हो गई, इनको लेकर भी जल्दी निर्णय लेगी ताकि लोगों को, क्योंकि डायलिसिस वाला पेशेंट दूरी का सफ़र नहीं कर सकता और कई पेशेंट्स को तो फ्रीक्वेंट डायलिसिस चाहिए होते हैं हर हफ्ते लगभग, तो फिर ये बड़ा सेंसिटिव सा मैटर है। मुझे लगता है कि जल्दी सरकार इसमें कुछ काम करेगी। शिमला में उपराष्ट्रपति कल से हैं जो शिमला के दौरे पे होंगे और हालांकि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो तो इस बार नहीं आई क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ था उसके कारण उनका दौरा टल गया था। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल आ रहे हैं, 6 जून को ये शिमला पहुंचेंगे और ये छराबड़ा में जो वहाँ रुकेंगे, राजभवन भी जाएंगे और उसके बाद 7 तारीख को ये सोलन के लिए जाएंगे। वहाँ वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में जो इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों के साथ संवाद करेंगे और उसके बाद चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे। और आज सारी सरकार, वो अमला पूरा अफसरों का मीटिंगों में लगा हुआ है क्योंकि इनके दौरे को लेकर जो तैयारियां और बाकी प्रोटोकॉल हैं उनके मुताबिक चीज़ें सारी हो रही हैं और उस तैयारी में सरकारी विभागों के लोग लगे भी हुए हैं। तो राष्ट्रपति जिस साल नहीं आई हैं वहाँ उस साल अब उपराष्ट्रपति आए हैं। तो ये एक अपडेट कल के लिए है। अब बात करते हैं जो पर्ची के 10 रुपए लगेंगे अस्पतालों में और फ्री टेस्ट और एक्सरे को लेकर क्या फैसला है। देखिए 2 निर्णय आज एक साथ हुए हैं। हालांकि ये ऑर्डर जो है वो मई के लास्ट तारीख का है जब कैबिनेट की बैठक थी और ये लिया गया है फैसला कैबिनेट सब कमेटी जो रोगी कल्याण समिति को लेकर बनी थी, आरकेएस को लेकर, उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अस्पतालों में 10 रुपए प्रति पर्ची प्रति पेशेंट कंसल्टेशन फीस ली जाएगी। ये निर्णय सिर्फ फीस लेने का ही नहीं है, इसमें यह भी सरकार ने फैसला लिया है कि अस्पतालों की जो रोगी कल्याण समिति है, यदि उनको सैनिटेशन और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, जिसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, हाइजीन, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने और उपकरणों के रखरखाव के लिए अगर कोई और यूज़र चार्ज लगाना है तो भी वो यूज़र चार्ज लगा सकते हैं, जैसे अस्पतालों में पहले यूज़र चार्जेस लगते थे। कभी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के पैसे लगते थे, उसके बाद ये कंप्लीटली फ्री कर दिए गए। इनको फ्री करने के बाद आईजीएमसी जैसे अस्पताल के एग्जांपल हमें पता है, जितना उनके पास फंड्स होते थे पेशेंट्स पर ही लगाने के लिए, वो भी उनके पास खत्म हो गए। और आज हालत ये है कि क्योंकि पेशेंट से कुछ चार्ज कर नहीं सकते, इसलिए लैब में रिजेंट्स तक नहीं हैं जिससे टेस्ट होते हैं। तो ये अब अस्पतालों को, रोगी कल्याण समितियों को सरकार ने छूट दे दी है कि यदि वो उनको जरूरत लगती है इस तरह की तो वो यूजर चार्ज अलग से भी लगा सकते हैं। लेकिन 10 रुपए का जो ये पर्ची पे फीस है, कंसल्टेशन फीस है, वो लग गई है। अब आप एक सवाल ये उठा सकते हैं कि जब आभा आईडी बनी हुई है तो फिर पर्ची क्यों बनेगी। लेकिन फिर भी सीआर नंबर जो जनरेट होता है हॉस्पिटल का, आभा नंबर बिल्कुल आपके पास हो। आभा की जो आईडी है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको जो डायग्नोज करवाया गया है या डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया है उसको आभा आईडी के माध्यम से आपके कंप्यूटर रिकॉर्ड में चढ़ाया जा सके। पर्ची जो है सीआर नंबर की कंसर्न हॉस्पिटल में जहां भी आप जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, या तो
तो हॉस्पिटल की बनेंगी या डिपार्टमेंट कंसर्न की बनेंगी। जैसे टांडा में एवरी डिपार्टमेंट की पर्ची अलग बन रही है, उसी तरह से यहां भी शिमला में या सुपर स्पेशलिटी में जो पर्ची अलग बन रही है वो पर्ची बनाती बार ही 10 रुपए देने होंगे। तो हालांकि ये ऑर्डर सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और इस ऑर्डर को करने के बाद बीजेपी के हाथ में एक मुद्दा भी आ गया, क्योंकि आज ना सिर्फ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बल्कि भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने भी इस बारे में प्रेस बयान जारी करके इसका विरोध किया और ये कहा कि ऐसी कोई सेक्टर या विभाग नहीं बचा है जहां सरकार ने लोगों के ऊपर कोई बोझ ना डाला हो। दूसरा जो एक ऑर्डर हुआ था कि जो 14 तरह की कैटेगरी को 14 कैटेगरी को सरकारी हॉस्पिटलों में डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक्सरे फ्री होते थे, उस सुविधा को विड्रॉ कर लिया गया था 26 तारीख के ऑर्डर में हेल्थ डिपार्टमेंट ने। लेकिन 2 दिनों के बाद 28 तारीख को जो फ्री टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट बंद किए गए थे उनको दोबारा से खोल दिया गया, जारी कर दिया गया, मतलब शुरू कर दिया गया। और जो 26 तारीख का ऑर्डर था इनको बंद करने का उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो ये एक्सरे और फ्री टेस्ट जो है डायग्नोस्टिक वो अभी बंद नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ फैसला इतना है कि पर्ची पर 10 रुपए लगेंगे। इसके बाद अगली बात करते हैं और अगला मामला है मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे का। कांगड़ा भी छोड़िए, मुख्यमंत्री के देहरा दो, क्योंकि आज उनका जो मैक्सिमम टूर था वो देहरा कंस्टिट्यूंसी का था। और देहरा में देखिए आज सबसे बड़ी सौगात देहरा को जो मिली है वो तो पहले ये है कि उनके जो आज मुख्यमंत्री ने देहरा में 233 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। देहरा पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली इग्नोर्ड जैसा चुनाव क्षेत्र रहा है। और उसकी एक वजह यह भी है कि देहरा में एक तो बीजेपी की जब सरकारें रही तो भाजपा के अंदर की जो राजनीति है वो जो है आपस में प्रभावित करती रही, क्योंकि ज्वालामुखी वर्सेस देहरा एक चीज वहां चलती थी। और दूसरी बात यह कि तब वहां से इंडिपेंडेंट एमएलए थे। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां से इंडिपेंडेंट एमएलए दोबारा थे, लेकिन वो बीच में उन्होंने उपचुनाव लड़ा। अब वहां से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कांग्रेस की एमएलए हैं। तो उसके बाद सरकार का जो असर होता है वो अब देहरा के लोग फील भी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने 233 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास वहां किए हैं और इसमें से देहरा क्षेत्र के लोगों को 100 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं वो समर्पित भी कर दी, जो कंप्लीट हो गई हैं। नागरिक अस्पताल देहरा में 26 करोड़ की लागत से क्रिटिकल यूनिट बनेगा। देहरा में 99 करोड़ से परिधि सर्किट हाउस बन रहा है। 99 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त कार्यालय भवन बन रहा है ये देहरा में। और जो परिधि गृह भवन है वो 38 करोड़ का है, सर्किट हाउस जिसको आप कह सकते हैं। फिर जो 26 करोड़ की लागत से बन रहा है क्रिटिकल केयर यूनिट, ये ब्लॉक जो बनेगा देहरा में, ये वो जो बड़े बड़े हैं वो मैंने आपको बता दिए। यूवी और गैसीय क्लोरिनेशन के साथ 43 करोड़ की लागत से 24 जलापूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास भी अलग से मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ आज सीएम ने वहां पर एक जो बड़ी बात है वो थे फॉरेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड, और इनको ग्राम वन प्रबंधन अवार्ड बोला जाता है। और ये 2021-22 से लेकर 2024 तक के अवार्ड दिए हैं। और ये अवार्ड जैसे ग्राम वन प्रबंधन समिति लगड़ू को 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार डलहौजी वन मंडल की ग्राम वन प्रबंधन समिति छंबर को 60,000 रुपए, और तृतीय पुरस्कार देहरा वन मंडल की ग्राम वन प्रबंधन समिति भटेड़ को 40,000 रुपए मिले हैं। इसी तरह 4 साल के देखिए आप हर साल 1,60,000 और 40,000 ये 3 अवार्ड दिए गए हैं। और इस स्कीम को कांगड़ा और चंबा जिलों की 307 वन विकास समितियों के लिए जो ये अवार्ड हैं वो बांटे गए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोत्साहन राशि के तौर पर इन समितियों को 22 करोड़ रुपए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये एक स्कीम है, पूरे प्रदेश के लिए है। बाकी प्रदेश के लोग इसका लाभ कितना लेंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये 2 बड़े कार्यक्रम वहां थे देहरा में। और शिमला वापसी जहां तक मुख्यमंत्री की है अब वो कल होगी। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, और वो ट्रांसफर की कंप्लीट बैन की है। आज ऑर्डर किया है राकेश कंवर सेक्रेटरी एजुकेशन ने, और उसमें ये कहा है इन ऑर्डर टू एंश्योर smooth academic functioning of education institutions, government has decided to impose complete ban on transfers of teaching staff working in government school and colleges of the state with effect from 5 June 2025 up to completion of current academic session 2025-26। मतलब ये हुआ कि कंप्लीट बैन हो गया है 5 तारीख से, कल से।
लेकिन ये बैन सिर्फ जो एकेडमिक्स जो ये टीचिंग स्टाफ है सिर्फ उसके लिए है, पहली बात। और दूसरा, ये बैन कंप्लीट सेशन के लिए है, जो 25-26 का सेशन है उसके लिए। तो ये एजुकेशन में तो जो ट्रांसफरों का खेल है वो बंद हो गया, और एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा डीओ नोट पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनके ब्लॉक लगा हुआ है, और हज़ारों डीओ भी पेंडिंग हैं, अब वो नहीं होंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि मुख्यमंत्री बार बार ये निर्देश दे रहे थे कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को क्लोज करिए, जल्दी जल्दी जो ऑर्डर करना है जल्दी करिए, ताकि जो बाकी चीज़ है उसको बंद कर दिया, जो उसको रोका जा सके, क्योंकि एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है और बाकी चीज़ों को लेकर अभी भी निर्णय नहीं हो पा रहा था। जो मर्जर और बाकी क्लोजर है, मतलब डिनोटिफिकेशन होनी है जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों की, और जो मर्जर होना है, इन दोनों कैटेगरी में करीब 500 स्कूलों की लिस्ट एक दी गई है सरकार को, लेकिन अभी भी उसमें निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा तो हम आपको बताएंगे। और इस निर्णय के कारण जो सरप्लस टीचर होंगे उनके तबादले इस बैन के बीच में भी हो सकेंगे। इसमें बैन का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरप्लस टीचर का इस्तेमाल तो सरकार करेगी ही, लेकिन जो बाकी प्रोसेस है वो ट्रांसफर बैन एजुकेशन में कंप्लीट हो गया है। ये बैन हालांकि बाकी विभागों में नहीं है, ये अभी उसके लिए है, सिर्फ एजुकेशन के लिए। बाकी विभागों के लिए कार्मिक विभाग का ऑलरेडी बैन चल रहा है, और उसमें केस टू केस बेसिस पे सरकार ऑर्डर भी कर रही है, तो वो एकदम अलग मामला है सारा। तो ये आज के कुछ प्रमुख मसले थे जो हमने आपके साथ इस बुलेटिन में लिए। कल की बात कल करेंगे। कल एक पर्यावरण का एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, उसमें भी स्टेट अवार्ड दिए जा रहे हैं, पीटरहॉफ में ये कार्यक्रम है। और उसके बाद 10 तारीख को किन्नौर का दौरा मुख्यमंत्री का है। उसके बाद जो 10 तारीख के बाद वापस आने के बाद दिल्ली का दौरा भी सीएम का बन सकता है। इस बीच अगर कैबिनेट का कोई शेड्यूल बना तो इसकी जानकारी देंगे आपको, और नोटिस होने के बाद आपके साथ उसको साझा करेंगे। आपके पास कोई क्वेरी है तो वो इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम इसका रिप्लाई आपको दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।